नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, रक्त वाला चैप्टर चल रहा था और रक्त वाले चैप्टर के बारे में मैंने आपको रक्त की जो शुरुआती जो जानकारी वो मैंने आपको बता दी थी। फिर मैंने लास्ट में आपको बताया था कि जो मानव रक्त है और इससे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों बांटा गया है? दो भागों में। एक नंबर हो जाएगा प्लाज्मा और दो नंबर हो जाएगा रुधिराणु या रुधिर कणिकाएं। ठीक है, तो दोस्तों आज वाला अपना जो चैप्टर है वो वैसे तो आरबीसी वाला चैप्टर है। वैसे तो कौन सा है? वैसे तो आरबीसी है, लेकिन थोड़ी अपना शुरुआत से करते हैं तो आपको पूरा समझाता हूँ कि किस प्रकार से है। तो अपन चैप्टर लेके चलते हैं दोस्तों। हो जाएगा मानव रक्त। कौन सा हो जाएगा? मानव रक्त वाला चैप्टर हो जाएगा। तो मैंने दोस्तों आपको बताया था कि जो मानव रक्त है तो ये कितने भागों बांटा गया है। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो मानव का जो रुधिर है, मानव का जो रक्त है वो दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में। एक नंबर हो जाएगा दोस्तों प्लाज्मा। एक नंबर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। और दो नंबर क्या हो जाएगा? रुधिर कणिकाएं। दो नंबर क्या हो जाएगी? रुधिर कणिकाएं। दो नंबर मैंने बताई थी कि हो जाएगी रुधिर कणिकाएं और एक नंबर हो जाएगा प्लाज्मा। और प्लाज्मा के बारे में दोस्तों मैं विस्तृत जानकारी आपको पीछे वाले चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था कि प्लाज्मा अपने ब्लड का कितना परसेंट भाग है? 55% भाग है। ठीक है, और ये अपने ब्लड का एक तरल भाग है। ठीक है, और रुधिर कणिकाएं अपने ब्लड का कितना परसेंट भाग है दोस्तों? तो वो आपको याद रखना, वो है 45%। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये रुधिर कणिकाएं है, ये जो 3 प्रकार की होती है। ये रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है। ठीक है, एक नंबर कौन सी हो जाएगी? एक नंबर हो जाएगी आरबीसी। एक नंबर कौन सी हो जाएगी? आरबीसी। और दो नंबर कौन सी हो जाएगी दोस्तों? दो नंबर हो जाएगी डब्ल्यूबीसी। और 3 नंबर दोस्तों कौन सी हो जाएगी? 3 नंबर हो जाएगी प्लेटलेट्स। कौन सी हो जाएगी? प्लेटलेट्स। आपको याद रखना कि मानव रक्त को दो भागों में बांटा गया है। एक तो हो जाएगा प्लाज्मा और दूसरा हो जाएगा रुधिर कणिकाएं। फिर रुधिर कणिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आज वाला अपना जो चैप्टर है, आज वाला अपना जो चैप्टर है वो है आरबीसी वाला। कौन सा चैप्टर है? आरबीसी। ठीक है, और आरबीसी का पूरा नाम क्या है? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, या फिर अपन देखते हैं दोस्तों, जो आरबीसी है इसका उपनाम क्या है? इसको अन्य किस किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों आरबीसी के अगर अपन उपनाम के बारे में अगर बात करें, आरबीसी के अगर उपनाम की अगर बात करें तो आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिकाएं। क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिकाओं के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं रेड ब्लड और सेल्स। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसे रक्ताणु के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आरबीसी को अपन किस नाम जानते हैं? रक्ताणु के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों आरबीसी को अपन इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आरबीसी को अपन किस नाम में? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से या इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। यह हो जाएगा दोस्तों आरबीसी का उपनाम। लाल रक्त कणिकाएं कह दीजिए, रक्ताणु कह दीजिए और इरिथ्रोसाइट्स कह दीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो ये आरबीसी है, आरबीसी है, ये रुधिर कणिकाओं का जो 99% भाग है, रुधिर कणिकाओं का जो 99% भाग है वो आरबीसी होती है। अपनी जो रुधिर कणिकाएं होती हैं दोस्तों, इसका जो 99% इसमें क्या पाई जाती है? 99% पाई जाती है रुधिर कणिकाएं। ठीक है, और 1% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1% में क्या हो जाएगी? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आरबीसी है, इस आरबीसी का जन्म कहाँ होता है? अपने जन्म के बारे में अगर बात करें दोस्तों, आरबीसी का जन्म होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में क्या होता है? आरबीसी का जन्म होता है। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा है कि सर अस्थि मज्जा क्या चीज होती है? तो दोस्तों आपको याद रखना, अपनी जो हड्डियां होती है वो बीच में से क्या होती है? खोखली होती है। और खोखली हड्डियों को अपन क्या कहते हैं? मज्जा गुहा के नाम से जानते हैं। और ये खोखली हड्डियों में जो तरल पदार्थ पाया जाता है और उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? अस्थि मज्जा कहते हैं। मतलब जो आरबीसी का जो जन्म होता है दोस्तों वो अस्थि मज्जा में होता है। और मानव ब्लड का जो जन्म होता है, जो निर्माण होता है, वो भी कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना, भ्रूण अवस्था में
भ्रूण अवस्था में, तो आपको याद रखना भ्रूण अवस्था में, और भ्रूण अवस्था में आरबीसी का जन्म कहाँ होता है? तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का जन्म होता है पलिहा और यकृत। कहाँ होता है? पलिहा और यकृत में क्या होता है? भ्रूण अवस्था में आरबीसी का जन्म होता है। और वैसे आरबीसी का जन्म कहाँ होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना अस्थि मज्जा में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो आरबीसी का जन्म तो अपने अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अब आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो आरबीसी का आकार के बारे में अगर बात करें, तो आरबीसी के अगर आकार के बारे में अगर दोस्तों अपन बात करें, तो आरबीसी आकार होता है डमलाकार। कैसा होता है? डमलाकार, या हो जाएगा द्विव अवतलाकार, या क्या हो जाएगा? द्विव अवतलाकार। मतलब डमलाकार या द्विव अवतलाकार क्या होता है? आरबीसी का आकार होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको चित्र के द्वारा अगर थोड़ा सा बताऊं, तो आरबीसी का जो आकार होता है वो इस प्रकार से क्या होता है? आरबीसी का आकार होता है। ठीक है, डमलाकार या द्विव अवतलाकार क्या होता है दोस्तों? आरबीसी का आकार होता है। ठीक है, और आरबीसी का जो जन्म होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपके दिमाग में उठा है कि आरबीसी की अपने शरीर में संख्या कितनी है, मतलब अपने शरीर में कितनी आरबीसी पाई जाती है। तो दोस्तों आरबीसी की अगर संख्या के बारे में अगर बात करें, आरबीसी की अगर संख्या के बारे में बात करें, तो दोस्तों अगर सबसे पहले अपन बात करते हैं पुरुषों में या नर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो पुरुषों में जो आरबीसी संख्या होती है दोस्तों 50 से और 55 लाख, 50 से 55 लाख प्रति घन मिमी, प्रति घन मिमी। तो आपको याद रखना कि जो पुरुषों में जो आरबीसी की संख्या होती है वो 50 से 55 लाख प्रति घन मिमी होती है। औसत मान लीजिए औसत 52 लाख आरबीसी होती है। पुरुषों में औसत कितनी आरबीसी होती है? तो आपको याद रखना लगभग 52 लाख आरबीसी होती है। ठीक है, फिर दोस्तों मादा में आरबीसी कितनी होती है? मादा या महिलाओं में आरबीसी संख्या होती है, तो इसमें होती है दोस्तों 45 लाख से और 50 लाख, 45 लाख से और 50 लाख प्रति और घन मिमी क्या होती है? महिलाओं में आरबीसी की संख्या होती है। और अगर अपन दोस्तों औसत के बारे में बात करें, तो औसत कितनी होती है? तो लगभग महिलाओं में जो आरबीसी संख्या होती है वो होती है 47 लाख। अब देखिए दोस्तों, जो आरबीसी होता है इसका जीवन काल कितना होता है? इसके जीवन काल के बारे में बात करें तो कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है? वो होता है दोस्तों 120 दिन। कितना होता है? आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो दोस्तों 120 दिन क्या होता है? आरबीसी जीवित रहती है, फिर वो अपने आप मर जाती है, फिर नई आरबीसी बनती जाती है। लेकिन अगर इसके जीवन काल के बारे में बात करें तो आपको याद रखना 120 दिन। और ये क्वेश्चन दोस्तों आज बार बार हर कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, अब जीवन काल के बारे में आप याद रखना दोस्तों, आरबीसी होता है नहीं आरबीसी। ठीक है, और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक नील होता है। जो आरबीसी होता है ना, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में तो केंद्रक पाया जाता है दोस्तों, लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अपवाद है, स्तनधारियों में अपवाद है। अपवाद कौन कौन से हैं? तो अपवाद के बारे में अगर बात करें, तो अपवाद के बारे में अगर बात करें तो अपवाद में हो जाएगा, एक तो हो जाएगा ऊंट। क्या हो जाएगा? ऊंट। दूसरा हो जाएगा दोस्तों लांबा। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा दोस्तों जिराफ। ठीक है, और उभयचर प्राणी में फिर चौथा हो जाएगा मेंढक। ठीक है, ये जो 3 स्तनधारी जीव है, ऊंट, लामा, जिराफ, इनकी आरबीसी में दोस्तों केंद्र पाया जाता है। मैंने आपको बताया कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट, लांबा और जिराफ की आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक उभयचर प्राणी है, उसका नाम है मेंढक, और मेंढक की आरबीसी में भी क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो आरबीसी होती है, आरबीसी में एक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है, एक लाल रंग का यौगिक पाया जाता है। अपनी जो आरबीसी है और उस आरबीसी में एक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है, और वो लाल रंग का पदार्थ कौन सा है दोस्तों? और उस लाल रंग के पदार्थ का नाम है दोस्तों हीमोग्लोबिन। कौन सा पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में और एक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है, उसको कहते हैं दोस्तों हीमोग्लोबिन।
और मैंने आपको पीछे वाले चैप्टर में बताया था कि हीमोग्लोबिन के कारण ही और ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो हीमोग्लोबिन है नी, ये एक लोहा युक्त पदार्थ है, इसमें लोहा धातु पाई जाती है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना कौन सी धातु पाई जाती है, लोहा धातु पाई जाती है। यह हीमोग्लोबिन खुद तो दोस्तों बैंगनी रंग का होता है, लेकिन अपने ब्लड का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, इसके अलावा एक लोहे की एक यौगिक है, फेरस आयन की वजह से ही और रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर अपने शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। तो अपने शरीर में दोस्तों हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, अगर अपन पुरुषों के बारे में बात करें तो पुरुषों में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है तो वो होती है 14 से 16। ठीक है, 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। ठीक है, तो आपको याद रखना पुरुषों में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो प्रति 100 ml पर 14 से 16 ग्राम होती है। और महिलाओं में कितनी होती है दोस्तों, तो महिलाओं के बारे में आप याद रखना, महिलाओं में संख्या होती है 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml। महिलाओं में तो जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है दोस्तों वो तो होती है 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml, और होती है तो पुरुषों में आपको याद रखना पुरुषों में होती है 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हीमोग्लोबिन का अपने शरीर में क्या है, क्या करते हैं, ये अपने शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का विनिमय करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, अपने शरीर में ऑक्सीजन क्या होता है, विनिमय करता है। अपना जो रक्त का जो लाल रंग है और वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और हीमोग्लोबिन की कमी से अपने शरीर में एक रोग हो जाता है, उस रोग को अपन कहते हैं दोस्तों एनीमिया। क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसका लाल रंग तो बता दें, इसे लोह युक्त पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं दोस्तों की जो आरबीसी होती है, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना आरबीसी की कमी से एक रोग हो जाता है, उस रोग को अपन कहते हैं एनीमिया रोग। क्या कहते हैं, एनीमिया। ठीक है, और हिंदी में दोस्तों इससे अपन अरक्तता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अरक्तता, या इसे अपन रक्त क्षीणता के नाम से भी जानते हैं, रक्त क्षीणता या रक्त अल्पता के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना दोस्तों कि सीधी सी बात है, मारवाड़ी भाषा में अपने शरीर में है लोहे की कमी से या खून की कमी से एक रोग हो जाता है, उसको अपन कहते हैं एनीमिया। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना लोहा धातु की कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है, आरबीसी की कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है, और वैसे खून की कमी को ही अपन क्या कहते हैं दोस्तों, एनीमिया कहते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा ये एनीमिया रोग होता है दोस्तों गर्भवती महिलाओं में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इस आरबीसी की अगर अपने शरीर में अधिकता हो जाए, अगर आरबीसी का अपने शरीर में अधिकता हो जाए और ज्यादा सी बढ़ोतरी से कौन सा रोग हो जाता है, ये मतलब कौन सी एक समस्या खड़ी हो जाती है, उसको अपन कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्या कहते हैं, इसे अपन पॉलीसाइथेमिया के नाम से जानते हैं। इसको दोस्तों पॉलीसाइथेमिया, अपने शरीर में आरबीसी की बढ़ोतरी को अपन क्या कहते हैं, तो दोस्तों वो आप याद रखना, वो हो जाएगा पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो अपने ऊंचाई की ओर जाते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में ऊंचाई की ओर जाते हैं, ऊंचाई की ओर जाने पर दोस्तों क्या होता है, आरबीसी संख्या में बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार हर कंपटीशन में आ रहा है, आपसे पूछ लिया जाए, ये कंपटीशन में आया हुआ है कि अगर अपन ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, अगर अपन पहाड़ी क्षेत्र में जा रहे हैं तो इसमें आरबीसी में क्या परिवर्तन होता है, तो घट जाती है, बढ़ जाती है या समान रहती है। तो दोस्तों याद रखना कि अपन ऊंचाई की ओर जाते हैं और ऊंचाई की ओर जाने में आपको याद रखना जो आरबीसी है वो बढ़ जाती है, और कितनी बढ़ जाती है दोस्तों, वो लगभग 30% बढ़ जाती है। जब अपन ऊंचाई की ओर जाते हैं तो आरबीसी कितनी बढ़ जाती है, 30% आरबीसी बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अपन सोते हैं तो सोते समय क्या होता है, सोते समय आरबीसी कम हो जाती है, और कितनी कम हो जाती है दोस्तों, 5%। आपसे पूछ लिया जाए
कि जब सोते समय आरबीसी में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, आरबीसी में क्या होता है, तो आरबीसी कम हो जाती है। कितना परसेंट हो जाती है दोस्तों? 5%। ठीक है, ये भी दोस्तों हर कंपटीशन में आता है कि अगर 39 हो जाता है तो आरबीसी में क्या परिवर्तन होता है, तो आपको याद आता बढ़ जाती है और सोते समय क्या होती है, घटे जाती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैंने कमी से रोग बता दिया, ज्यादा से स्थिति बता दी, ऊंचाई की ओर जाने सोते समय ये मन बता दिया। अब देखिए दोस्तों, जो ये आरबीसी है, ये आरबीसी प्रभावित किससे होती है? प्रभावित, ये किस रोग से प्रभावित होती है? आरबीसी प्रभावित होती है दोस्तों मलेरिया से। किससे प्रभावित होती है? जो मलेरिया रोग है ना, मलेरिया रोग से दोस्तों आरबीसी प्रभावित होती है। आपसे पूछ ले जाए कि किस रोग से आरबीसी प्रभावित होती है, तो आपको याद रखना मलेरिया रोग से क्या होती है, आरबीसी क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, मलेरिया रोग से आरबीसी प्रभावित होती है। दोस्तों मलेरिया रोग में क्या होता है, आप मलेरिया में देखते हो कि मलेरिया में क्या होता है कि मलेरिया के अंदर आपको याद रखना कि मलेरिया में अपने को सर्दी लगती है, बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। और मलेरिया में क्या होता है, बहुत ज्यादा अपने को सर्दी लगती है, और जिसको अपन क्या कहते हैं, जैसे अपन क्या कहते हैं, अपन बोलते हैं कि अपने पेट में से सर्दी उठ रही है, पेट में से पाड़ा उठा है। ठीक है, उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें आपको याद रखना कि इसमें क्या होता है कि आरबीसी फट जाती है। आरबीसी मलेरिया रोग में क्या होता है, आरबीसी फट जाती है, और आरबीसी फटने के बाद में दोस्तों एक पदार्थ निकलता है, उसका नाम है हीमोजोइन। और हीमोजोइन पदार्थ अपने ब्लड में मिल जाता है, और जिससे हमें क्या होती है, एक सर्दी लगती है। अपन बोलते हैं कि पेट से पाड़ा उठता है या पेट से सर्दी होती है। जो हीमोजोइन क्या होता है, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना कि मैंने बताया कि आरबीसी मलेरिया से क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, फिर दोस्तों आपको याद रखना कि जो आरबीसी होती है, संसार में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? तो संसार में जो सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो किसकी होती है? संसार में जो सबसे बड़ी आरबीसी होती है दोस्तों, वो आपको याद रखना, संसार में सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है, एक उभयचर प्राणी है, उसको अपन कहते हैं एम्फियूमा। क्या कहते हैं? एम्फियूमा। और एम्फियूमा नामक एक उभयचर प्राणी है, संसार में इसकी आरबीसी सबसे बड़ी होती है। ठीक है, और वैसे दोस्तों आपको स्तनधारियों में पूछ लिया जाए कि स्तनधारियों में आरबीसी किसकी सबसे बड़ी होती है, तो स्तनधारियों में अगर बात करें तो दोस्तों स्तनधारियों में हाथी की आरबीसी सबसे बड़ी होती है। किसकी होती है? वैसे संसार में सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो किसकी होती है, तो आपको याद रखना वो एम्फियूमा की होती है। ठीक है, और इसके अलावा स्तनधारियों में जो सबसे बड़ी आरबीसी होती है वो किसकी होती है? हाथी की होती है। और सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है दोस्तों? सबसे छोटी आरबीसी होती है किस्तूरी मृग की। तो आपको याद रखना जो किस्तूरी मृग होता है और किस्तूरी मृग की क्या होती है, और सबसे छोटी आरबीसी होती है। ठीक है, सबसे छोटी किस्तूरी मृग की आरबीसी, सबसे बड़ी एम्फियूमा की। ठीक है, और स्तनधारियों में सबसे बड़ी किसकी होती है? हाथी की होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आरबीसी का अपने शरीर में कार्य क्या है? आरबीसी का अपने शरीर में कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, आरबीसी का अपने शरीर में कार्य क्या है, और कार्य के बारे में अगर बात करें तो अपने शरीर की हर कोशिका में जो ऑक्सीजन का परिवहन करती है वो आरबीसी करती है। किसके द्वारा? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा अपने शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आरबीसी की मृत्यु कहां होती है? आरबीसी की मृत्यु के बारे में अगर बात है तो आरबीसी की मृत्यु होती है पलिहा। कहां होती है? पलिहा। और इसीलिए पलिहा को अपन क्या कहते हैं? आरबीसी की कब्रिस्तान के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछ ले जाए कि आरबीसी की कब्रिस्तान अपन किसको बोलते हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना वो बोलते हैं, किसको बोलते हैं? पलिहा को बोलते हैं, क्योंकि पलिहा में क्या होती है? आरबीसी की मृत्यु होती है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, आरबीसी की गणना किस यंत्र के द्वारा करते हैं? आरबीसी की जो गणना करते हैं वो हीमोसाइटोमीटर यंत्र के द्वारा करते हैं। ये जो हीमोसाइटोमीटर यंत्र है दोस्तों, और इस हीमोसाइटोमीटर यंत्र के द्वारा अपन क्या करते हैं? आरबीसी की गणना करते हैं। यह हो जाएगा दोस्तों आरबीसी वाला चैप्टर। ठीक है, और ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। आप नोट्स बना लेना, चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।
पूरी तरह से परिपूर्ण है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी तरह से आपको बता दिया कि आरबीसी का उपनाम क्या है, लाल रक्त कणिकाएं है, रक्ताणु है, एरिथ्रोसाइट है, जन्म कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, भ्रूण अवस्था में क्या होता है, पलिया में होता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है, डंबलाकार होता है या द्वितलाकार होता है। नर में आरबीसी की संख्या या पुरुष में आरबीसी संख्या कितनी होती है, महिलाओं में कितनी होती है, जीवन काल कितना होता है, आरबीसी में केंद्र नहीं होता है, आरबीसी में एक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है दोस्तों, उसे अपन कहते हैं हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया था। ठीक है, आरबीसी प्रभावित किससे होती है, मलेरिया से होती है। सबसे बड़ी आरबीसी एम्फीलियुमा की है, सबसे छोटी कस्तूरी मृग की है। आरबीसी कमी से होने वाला रोग है वो एनीमिया है, और अधिकता से पॉलीसाइथेमिया हो जाता है। जब अपन ऊंचाई की ओर जाते हैं तो आरबीसी बढ़ जाती है, और जब अपन सोते हैं तो आरबीसी घट जाती है। यह हो जाएगा दोस्तों आरबीसी वाला चैप्टर। और दोस्तों आप मैटर को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो भी आपके जो दोस्त हैं, चाहे रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे पटवार हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे राजस्थान पुलिस एसआई हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एनटीपीसी आरआरबी हो। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो तो हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप आईएएस आरएएस की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से उनका क्या होती है, आधार की शुरुआत होती है। बहुत अच्छा मैटर है।